हेलो एवरीवन, राहुल तिवारी अगेन हेयर। मैं आज फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। आज का टॉपिक है इंटीरियर डिज़ाइन प्रोसेस। तो पहली बात तो ये जो आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है हर समय। दो पर्सपेक्टिव हैं इस चीज़ को समझने के लिए। एक है स्टूडेंट पर्सपेक्टिव और एक है क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव। तो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव क्या है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इन डेप्थ में है। ये जो समझ लीजिए एक समंदर है ये एक स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज हर एक चीज़ बारीकी से आपको जाननी पड़ेगी। बट आज मैं डिस्कशन करूँगा कि क्लाइंट्स जब भी अपना इंटीरियर किसी से भी करवाएं तो उनको सब कुछ समझ में आए। तो आज का टॉपिक है इंटीरियर डिज़ाइन प्रोसेस में क्या क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक नॉलेज कि इंटीरियर डिज़ाइन प्रोसेस है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर डिज़ाइन क्या है। इंटीरियर डिज़ाइन बेसिकली आपका है एक सिस्टम में अर्गोनॉमिकली, मतलब ज़्यादा आपको दौड़ भाग ना करना पड़े। आपका घर इस हिसाब से सजाया जाए कि वो फंक्शनल हो। फंक्शनल मतलब हर चीज़ आपके रीच में है, आपके एक्सेस में है। जैसे किचन हो गया तो वहाँ इस ढंग से उसको सजाया गया है कि आपको ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े, आपको ज़्यादा आसानी हो, ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल कि चम्मच कहीं और है, कटलरी कहीं और है और जो क्रॉकरीज़ हैं वो 2 मीटर दूर है, तो ऐसा ना हो। इंटीरियर डिज़ाइन प्रोसेस में सबसे पहला जो पार्ट आपका आता है दैट इज़ मेजरमेंट पार्ट। हमारी पहली 2 वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि आप बजट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को देखें। अगर आप अभी भी अपने बजट को लेके अभी भी डाउटफुल हैं कि आप क्या बजट आपको कितना बजट रखना चाहिए। उसके बाद हमारी एक वीडियो थी कि आप कोई किसी भी इंटीरियर प्रोफेशनल को कैसे चुनेंगे, तो उस पर भी हमने एक डिस्कशन किया है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। तो आज हम लोग उसी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइन प्रोसेस। तो सबसे पहला जो पार्ट जो आता है दैट इज़ मेजरमेंट्स। आज के टाइम में और आज जब इतना कंपटीशन है, मैं देख रहा हूँ कि ये जो पार्ट है, ये जो टॉपिक है, इस पे ज़्यादा लोग कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल हैं, जो जेन्यून हैं, वो लोग डेफिनेटली करते हैं, बिकॉज़ यही एक बेस है किसी भी घर या कमर्शियल स्पेस को डिज़ाइन कर देने के लिए। तो मेजरमेंट जो पार्ट है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मेजरमेंट अगर आपकी सही से होगी, अगर प्रिसाइज होगी, एक्यूरेट होगी, तभी आपकी जो प्लेसमेंट्स हो गई, प्लेसमेंट्स इन द सेंस कहाँ हम लोग किस कंपोनेंट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं वो एग्जैक्ट होगा। और जब प्लेसमेंट जब एग्जैक्ट होगा तभी आपकी जो 3D व्यूज़ हैं, जो 3 डायमेंशनल जो व्यूज़ हैं, बहुत लोग इसको रियलिस्टिक व्यूज़ भी बोलते हैं। मतलब कि पहले ही हम आपको, या जो भी आपका डिज़ाइन करेगा वो पहले ही आपको दिखा देगा कि बनने के बाद अब अप्रॉक्स कैसा लगेगा। कोई भी 100% उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, उसके लिए मैं अलग एक 3Ds के ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा। तो अभी बस आप ये जान लें कि 90 to 95% कोई भी आदमी जो भी 3D व्यूज़ प्रोवाइड करेगा वो आपका एग्जीक्यूट कर सकता है। तो 3D व्यूज़ आपकी एग्जैक्ट बनेंगी। जब 3D व्यूज़ जब एग्जैक्ट बनेंगी तभी आपको जो साइट में जो हैंड ओवर होगा, जो प्रोडक्ट्स जो मिलेंगे, जो फैब्रिकेशन होगा, तभी वो एग्जैक्ट होगा। तो बेसिकली मेजरमेंट किसी भी चीज़ का, वो चाहे इंटीरियर हो, कंस्ट्रक्शन हो, प्रमोटिंग हो, या कोई डिज़ाइन हो, मशीन डिज़ाइन हो, मतलब किसी भी चीज़ का वो मेन पार्ट है। आज के टाइम पे मेजरमेंट्स के नाम पे लोग खाली विड्थ और लेंथ मेजर करते हैं, बट ये टोटली गलत है। क्योंकि मेजरमेंट्स में हमें हर एक चीज़ मेजरमेंट करनी पड़ती है, हर एक चीज़ मापनी पड़ती है। समझ लीजिए आपका एक रूम है, रूम में विंडो हैं, डोर हैं, उसके बाद आपके बीम्स होते हैं, पिलर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, लिंटन, आपका डोर की पोजीशन क्या है, विंडो की पोजीशन क्या है, विंडो के नीचे जिसको हम लोग सील हाइट बोलते हैं वो सील हाइट क्या है, विंडो के ऊपर सीलिंग तक विंडो के बाद कितनी स्पेस है।
विंडो एक वॉल से कितनी वॉल की दूरी पे है, विंडो का डेप्थ कितना है, उसके बाद डोर की हाइट क्या है, डोर की विड्थ क्या है, अगर कहीं कोई डिप्रेशन है तो वो डिप्रेशन का क्या है, मतलब हर एक चीज़ मेजरमेंट करने के लिए हमें जाना पड़ता है। मेजरमेंट में हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, उसके बाद हम लोग एक एक, अगर कोई भी चीज़ अगर आपकी आ रही है वहाँ, कोई भी तरह का कोई भी सिविल का कोई भी एलिवेशन हो या क्रेस्ट हो, तो वो हर एक चीज़ हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो आप जब भी किसी से कराएं तो आप उस पर उसको देखिए। आप जब भी कोई आपकी टीम जब साइट में आ रही है मेजरमेंट करने के लिए, जिसने आपने जिनको चूज़ किया हो, तो उनसे आप डेफिनेटली आप देखें कि वो मेजरमेंट कैसे कर रहा है, बिकॉज़ ये स्टार्टिंग पार्ट है। कहीं भी अगर आपको दिक्कत लगे तो आप क्वेश्चन रेज़ कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे तो इतना आपको भी मालूम है। अगर आप जानेंगे इस चीज़ के बारे में तो आप समझ पाएंगे कि वो जो भी मेजरमेंट कर रहा है क्या वो सही से कर रहा है, गलत कर रहा है। तो पहला पार्ट होता है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स के बाद हमारा दूसरा जो पार्ट आता है दैट इज़ प्लेसमेंट लेआउट। प्लेसमेंट के पहले भी एक पार्ट आता है दैट इज़ सिविल लेआउट। अगर समझ लीजिए आपका 2000 स्क्वायर फीट का अगर घर है, उसमें 3 BHK प्रमोटर ने या कॉम्प्लेक्स आप जो भी परचेज़ कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, वहाँ अगर आपको मिल रहा है और बाई चांस आपको उसकी पोजीशनिंग नहीं समझ में आ रही है, वास्तु उसका नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको सिविल काम कराना पड़ेगा। तो पहले बनता है सिविल लेआउट। सिविल लेआउट में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग क्या है और नया बनने के बाद वो क्या होगा, उसकी सारी डिटेलिंग्स रहती है। सिविल लेआउट में कौन सी दीवार टूटेगी, कौन सी नई बनेगी, कौन सी रहेगी, अगर कोई दीवार नहीं टूट रही है, खाली एक डोर शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब हर एक टाइप की डिटेल्स वगैरह उसमें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो सिविल लेआउट के बाद आप जब सिविल देख लेंगे कि हाँ आपको हर रूम्स वगैरह, हर स्पेस वगैरह आपके हिसाब से, वास्तु के हिसाब से, अगर आप वास्तु फॉलो करते हैं तो, या फेंगशू के हिसाब से अगर वो चीज़ आपकी है, तब आप सिविल लेआउट को फाइनलाइज़ करेंगे। सिविल लेआउट के बाद ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा स्टेप आता है हमारा, दैट इज़ प्लेसमेंट लेआउट। प्लेसमेंट लेआउट का मतलब क्या है, आपको डेफिनेटली जब भी आप किसी से बात करेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि हम आपको प्लेसमेंट लेआउट प्रोवाइड करेंगे, 3D प्रोवाइड करेंगे, जो भी। तो प्लेसमेंट लेआउट हो गया कि जो जो कंपोनेंट्स आपने अपने इंटीरियर के साथ बैठ के डिस्कस किया है। समझ लीजिए एक रूम है तो आपने कहा कि मुझे टीवी यूनिट चाहिए, मुझे मंदिर यूनिट चाहिए, बेड चाहिए, वार्डरोब चाहिए, 2 वार्डरोब चाहिए या 1 वार्डरोब चाहिए, ड्रेसिंग यूनिट चाहिए, साइड टेबल चाहिए, लाउंजर चाहिए आपको एक रूम में, एक सीटिंग चाहिए। तो जो भी आपने रिक्वायरमेंट जो डिस्कस की होंगी, तो वो एज़ पर द मेजरमेंट उस लेआउट में आपको पहले बना के दिखाएंगे कि बेड की पोजीशन क्या है, बेड में बेड की लेंथ क्या है, साइड टेबल की लेंथ और विड्थ क्या है, मतलब हर एक चीज़, बेड की अगर बेड फ्लोर से कितना उठ रहा है, मतलब ईच एंड एवरी डिटेलिंग आपको प्लेसमेंट लेआउट्स में मिलेंगी। तो ये प्लेसमेंट लेआउट हो गया। चौथी चीज़, प्लेसमेंट लेआउट के बाद आप जब फाइनलाइज़ कर देंगे कि हाँ मुझे ऐसा एक मुझे ये प्लेसमेंट समझ में आ रहा है, मुझे ऐसी अरेंजमेंट, बेसिकली अगर हम बोलें तो अरेंजमेंट ऐसी मुझे समझ में आ रही है, तब हम लोग मूव ऑन करते हैं 3D व्यूज़ के ऊपर। उसी प्लेसमेंट लेआउट में हम लोग फिर 3D व्यूज़ स्टार्ट करते हैं। 3D व्यूज़ की अब प्लेसमेंट के बाद आज जब आपने जब फाइनलाइज़ कर दिया, अब वो एस्थेटिकली, मतलब अब वो बनने के बाद अप्रॉक्सीमेट कैसा लगेगा, टेंटेटिवली कैसा लगेगा, ये पार्ट हम लोग 3D में आते हैं। 3D आप जब फाइनलाइज़ कर देंगे, कुछ आइटरेशंस होंगे, आप चेंजेस करवाएंगे, आप अपने कुछ इनपुट्स देंगे, इंटीरियर अपना कुछ इनपुट्स देगा, आप डिस्कशन करेंगे, तो उसमें टाइम जाता है, समझ लीजिए अराउंड 20 to 25 डेज़। इस ये जो 4 प्रोसेस मैंने बताए हैं आपको, मेजरमेंट्स, सिविल लेआउट, प्लेसमेंट लेआउट, 3Ds, ये अराउंड 20-25 डेज़ अगर सही से आप करवाते हैं, बाई प्रोसेस करवाते हैं, तो इसमें आपके टाइस में आपका टाइम जाएगा। वंस द 3D व्यूज़ आर फाइनलाइज्ड, आपने जब 3D व्यूज़ फाइनलाइज कर दिया, अब आते हैं साइट में। ये तो खैर सारे पेपर वर्क्स थे, सब डिजिटल था, सब खाली मेल्स में और व्हाट्सएप वगैरह में आपकी बात हो रही थी। अब हम लोग प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो तुरंत काम नहीं शुरू होता है। अब जो भी प्लेसमेंट लेआउट बना है, उसके बाद जो भी इंटीरियर है, अगर वो जेन्यून है, तो आपके साथ जाके पहले अपनी टीम के साथ वो आपको सारी मार्किंग करके दिखाएंगे। मार्किंग कैसे करेंगे? मास्किंग टेप बोल के एक चीज़ आती है, हम लोग मास्किंग टेप से करते हैं, दूसरे हो सकता है कुछ और से करते हो, मार्कर से करते हो। हम लोग मास्किंग टेप से
हर एक चीज़, अगर बेड है तो बेड कहाँ तक आ रहा है, वो सब कुछ मार्किंग करके पहले साइट में दिखा लेते हैं कि आप देख लो कि ये पैसेज मेरा बचेगा, बेड के बाद वार्डरोब के बीच में इतनी जगह बचेगी, साइड टेबल की तरफ कितनी जगह बचेगी, यहाँ साइड टेबल होगा, सब कुछ ईच एंड एवरी, वॉल्स में पैडिंग कहाँ तक आपका जाएगा, टीवी यूनिट कितने हाइट तक जाएगा, सब कुछ आप पहले ही, आपको एक बेसिक नॉलेज आपको एक मिल जाएगा मार्किंग में। मार्किंग के बाद स्टार्टिंग होती है फ्लोरिंग से। अगर आप फ्लोरिंग चेंज करते हैं तो फ्लोरिंग में क्यों, सबसे पहले हमें फ्लोरिंग क्यों करनी पड़ती है, बिकॉज फ्लोरिंग के लेवल से ही आपकी फॉल सीलिंग, आपके फर्नीचर वगैरह सबकी जो ज़ीरो लेवल, जो एक हॉरिजेंटल, प्योर हॉरिजेंटल लेवल जो निकलता है, मतलब सब कुछ स्ट्रेट हो, कोई टेढ़ा वेढ़ा ना दिखाई दे, तो पहले फ्लोरिंग हम लोग शुरू करते हैं। वो चाहे टाइल्स की हो, चाहे इटालियन मार्बल की हो, वुडन फ्लोरिंग हो, इपॉक्सी फ्लोरिंग हो, विनाइल फ्लोरिंग हो, बहुत तरह की फ्लोरिंग होती हैं। इसके लिए भी एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगा आप लोगों के लिए। तो फ़िलहाल फ्लोरिंग हमसे हम लोग शुरू करते हैं। फ्लोरिंग के पहले भी अगर बाई चांस कहीं ये हमें देखना पड़ता है, आपको भी देखना पड़ेगा कि अगर वॉल्स अगर ढलाई मतलब आरसीसी की हैं, अगर जहाँ हम लोग ग्रूव कटिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ आपको कोई ड्रेनेज लाइन पास करवानी है या कोई वायरिंग पाइप पास करवानी है, तो ये सब कुछ देख दाख के उसके बाद फ्लोरिंग आपकी शुरू होगी। वंस द फ्लोरिंग इज स्टार्टेड, फ्लोरिंग स्टार्ट होने के बाद एडजेसेंटली आपका इंटीरियर अपनी टीम्स के साथ जो भी 3D बनी है, उस 3D व्यूज़ के हिसाब से अपनी वॉल एलिवेशंस, मतलब वॉल की डिटेलिंग्स, 2D लेआउट जिसको बोलते हैं, मतलब अगर एक डिज़ाइन बना है, एक हेडबोर्ड है आपका बना है, समझ लीजिए बेड है, बेड के पीछे हेडबोर्ड है, हेडबोर्ड के पीछे पैनलिंग है, उसमें प्रोफाइल लाइट्स हैं, पीवीडी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो अब कितनी कितनी उसकी डायमेंशनिंग क्या है, वो हर एक वॉल का आपका लेआउट्स बनाना शुरू करेंगे। फॉल सीलिंग का भी वही सेम चीज़ है, फॉल सीलिंग की लेआउट्स बनेंगी। तो एडजेसेंटली वो आपका फ्लोरिंग के साथ, मतलब क्योंकि फ्लोरिंग में अगर आप मार्बल से आप करवा रहे हैं तो अप्रॉक्स 1 से 1.5 महीना या 2 महीना भी लग सकता है, टाइम लगता है फ्लोरिंग कंप्लीट करने में। तो उसी दौरान वो अपना एडजेसेंटली अपना ये काम, जो पेपर वर्क्स के जो काम है, जिसके वो कॉन्ट्रैक्टर से अपना काम करवाएंगे, वो अपना काम करते रहते हैं। फ्लोरिंग के बाद हम लोग जाते हैं प्लम्बिंग में। अगर आप वॉशरूम चेंज करवा रहे हैं, किचन का पोजीशनिंग चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग फिर प्लम्बिंग हम लोग शुरू करते हैं। प्लम्बिंग हम लोग पहले इसलिए शुरू करते हैं जिससे पहले ही हम लोग जो भी पाइप्स वगैरह हैं, वाटर प्रूफिंग है, प्रेशर पंप की पॉइंट्स हैं, गीज़र की पॉइंट्स है, वो हम लोग फॉल सीलिंग या इलेक्ट्रिकल के पहले ही सब कुछ कर लें कि बाद में कुछ तोड़ फोड़ ना करनी पड़े। तो फ्लोरिंग के बाद हम लोग प्लम्बिंग में जाते हैं। कभी कभी दोनों साथ में भी चलते हैं, वो एज़ पर वो क्या डिसीजन इंटीरियर लेता है या जो भी टीम है वो क्या डिसीजन लेती हैं। तो फ्लोरिंग के बाद प्लम्बिंग हम लोग शुरू करते हैं। वंस द प्लम्बिंग इज़ कम्प्लीटेड, देखिए ये सब मैं आपको बस एक ब्रीफ बता रहा हूँ, ये सब में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं इन सब पे एक अलग अलग एक वीडियोस बनाऊँगा, आप जुड़े रहना मेरे साथ डेफिनेटली, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी अगर आपको इन डेप्थ में जाना है। तो प्लम्बिंग के बाद आपका शुरू होती हैं चीज़ें फॉल सीलिंग से। फॉल सीलिंग एंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग। जैसे मैंने बताया कि फ्लोरिंग के टाइम पे ये सारे जो लेआउट्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रिकल लेआउट्स, फॉल सीलिंग लेआउट्स, वॉल एलिवेशन लेआउट्स और फर्नीचर लेआउट्स, फर्नीचर की डायमेंशनिंग, ये जो पेपर वर्क वगैरह है। तो जैसे ही आपकी प्लम्बिंग ख़त्म हुई, प्लम्बिंग के बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल में जाएंगे। इलेक्ट्रिकल का काम शुरू होगा और साथ में फॉल सीलिंग का काम शुरू होगा। फॉल सीलिंग का मतलब उसमें जो चैनलिंग वगैरह होती है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारे जो भी काम होंगे, ये आपके लेआउट्स के हिसाब से आपके काम होते हैं कि कहाँ कितनी ट्रे जाएगी, कितने के बाद आपकी अप सीलिंग आएगी, कहाँ पॉइंटिंग छोड़ी जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिकल वायर कहाँ से निकलेगा, कहाँ सीओबी होगी, कहाँ स्पॉटलाइट होगा, ये सब उस लेआउट में मेंशन रहता है। तो उसी के हिसाब से काम करना है। ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो डेफिनेटली जिस इंटीरियर प्रोफेशनल को आपने हायर किया है वो अपना एक सुपरवाइज़र आपकी साइट में डेफिनेटली डिप्लॉय करेगा। तो वंस वंस दिस क्या बोलते हैं, प्लम्बिंग ख़त्म हुआ, इलेक्ट्रिकल और फॉल सीलिंग का काम शुरू हो गया आपका। तो फॉल सीलिंग और इलेक्ट्रिकल के बाद, इलेक्ट्रिकल में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उसमें बहुत तरह के वायर्स होते हैं, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 4 mm। तो हर एक जगह के लिए, जैसे आपके फ्रिज, गीज़र जिसमें हाई पावर आपका जा रहा है, एयर कंडीशनिंग हो गई आपकी, ओवन हो गया आपका, चिमनी हो गई आपकी, तो यहाँ सब जगह आपको 4 mm के वायर्स देने हैं। उसके बाद जो भी क्या बोलते हैं, जो बाकी जो पॉइंटिंग आपकी जो जा रही है वहाँ कहीं कहीं 2.5 mm जाता है, जो सिंपल जो लाइट्स की जो लूपिंग हो रही है वहाँ 1 mm जाता है।
अब देखिए मैं लूपिंग वगैरह या आपको समझाने लगूंगा तो ये वीडियो आपकी 2 घंटे की हो जाएगी। तो आई टोल्ड यू इट्स अ वेरी बिग पार्ट। ये सिर्फ एक ब्रीफ है कि आप समझ पाएँ कि कैसे कैसे काम बढ़ता है आगे। तो वंस द इलेक्ट्रिकल इज़ डन, इलेक्ट्रिकल के बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं आपकी फर्नीचर में। फर्नीचर का काम हमारा शुरू हो जाता है। फर्नीचर में एज़ पर द लेआउट कहाँ क्या कैसा बेड है, कहाँ क्या हाइट है, इसको स्टार्ट करने से भी पहले हम लोग दोबारा कंफर्म करते हैं क्लाइंट से कि देख लीजिए आपका ये हाइट आ रहा है, बेड की ये हाइट है, शू यूनिट की ये हाइट है, वार्डरोब यहाँ तक आ रहा है, वार्डरोब की ये विड्थ है। आप डेफिनेटली क्लियर करें कि ऐसा ना हो बाद में कि जो भी काम कर रहा है द प्रोफेशनल हैज़ मेड, उसने स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया और बाद में आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो और बड़ा चाहिए, मुझे तो और छोटा चाहिए, ये बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो पहले ही आप काम के पहले ही आप जो भी डिस्कशन करना है आप करिए, बिकॉज वंस द स्ट्रक्चर इज़ मेड उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो जो काम कर रहा है उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी, मटेरियल वेस्टेज होगा, आपको भी हैरेसमेंट होगी, आपको भी डाउट हो जाएगा कि क्या हुआ ऐसा, मैंने तो 3D में कुछ और देखा था। 3D में हम लोग इसलिए बोलते हैं कि 90 to 95% ही कोई भी इसको एग्जीक्यूट कर पाता है, बिकॉज जो कैमरा की जो एंगल होती है, अब देखिए ये फिर टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं फिर भी एक एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि सिंपल टर्म्स में कि 3D में चीज़ें ज़्यादा बड़ी लगती हैं, मतलब आपको स्पेस ज़्यादा बड़ा लगेगा क्योंकि हमें सब कुछ कवर करना पड़ता है 3D व्यूज़ में। जैसे कैमरा की में जो पिक्चर्स होती हैं और जो रियलिटी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, मतलब स्ट्रक्चरिंग पार्ट सेम रहेगा, कलर सेम रहेंगे, बट थोड़ा देखने में वो 3D में थोड़ा बड़ा लगता है और रियलिटी में थोड़ी छोटी लगती है। तो ये चीज़ इसी वजह से आपको पहले ही डेफिनेटली अपने जो प्रोफेशनल हैं उनके साथ बैठ के कोई भी फर्नीचर का काम शुरू होने के पहले आपको ये डिस्कशन कर लेना है कि मेरा वार्डरोब कहाँ तक आएगा, लॉफ्ट्स कहाँ तक जाएंगी, किचन के में कहाँ तक ओवरहेड बनेगा, कहाँ तक काउंटर होगा, काउंटर में क्या क्या रहेगा, बॉटल यूनिट रहेगा, ड्रॉवर्स रहेंगे, शटर्स रहेंगे। तो जो भी डिस्कशन हो वो आप स्ट्रक्चरिंग के पहले करवाएं। तो वंस आपने ये सब डिसाइड कर लिया, कारपेंटर ने अपना काम शुरू कर दिया साइट में, तो इस चीज़ के आप बीच बीच में मटेरियल एनालिसिस करना पड़ता है, सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं कि कितनी क्वांटिटी की शीट लगनी है, कितना प्लाई लगना है। तो वो बिफोर हैंड ही ये सारी चीज़ें ये आपको नहीं करना है, ये जो आपका प्रोफेशनल है वो करेगा या करेगी। तो वो आपको टाइम टू टाइम लिस्ट प्रोवाइड करेंगे अगर वो सुपरविजन में या कंसल्टेशन में काम कर रहे हैं। टर्नकी में अगर काम कर रहे हैं, ये भी एक डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ये मैं इसके लिए मैं भी एक अलग शूट करूँगा। तो अगर वो टर्नकी में कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हेडेक नहीं लेना है, वो उनकी हेडेक है। लेकिन अगर वो सुपरविजन और कंसल्टेशन मतलब सिंपल फीस में काम कर रहे हैं, तब फिर आपको ये सारी चीज़ें बिफोर हैंड ले लेनी है हाथ में कि काम स्मूथली चलता रहे, काम बंद ना हो बीच में भी कभी भी। तो वंस द फर्नीचर पार्ट इज़ डन, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं मटेरियल सिलेक्शन में कि स्ट्रक्चर सारा रेडी हो गया, कारपेंटर और कॉन्ट्रैक्टर या जो भी प्रोफेशनल है उनसे आपने लिस्ट ले ली कि कितना क्या मेरा शीट लगने वाली है, वीनियर की कितनी शीट लगेंगी या लैमिनेट्स हो गया, उसके बाद एक्रिलिक की कितनी शीट्स लगेंगी, फेविकॉल कितना लगेगा और वगैरह वगैरह जो भी वहाँ साइट में लगना है। यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग बिफोर हैंड, वो आपको पहले बताते जाएंगे। तो फिर मटेरियल सिलेक्शन पे आते हैं। मटेरियल सिलेक्शन में आपके साथ डेफिनेटली आपके जो प्रोफेशनल हैं वो आपके साथ जाएंगे। ज़रूरी इसलिए है साथ में ले जाना, मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग नहीं ले जाते हैं साथ में ड्यू टू डिफरेंट सरकमस्टांसेस, वो उसके लिए भी एक हल्मुगा अलग से बात करेंगे, अभी नहीं। तो आप डेफिनेटली उनके साथ में ले जाएं, बिकॉज 3D में समझ लीजिए उसने एक बेज कलर की एक पैनलिंग दी है, तो आप जब विज़िट करेंगे लैमिनेट से वीनियर चूज़ करने के लिए, तो जो वहाँ जो वेंडर्स हैं वो आपको समझ लीजिए 100-150 कैटलॉग दिखाएंगे, जिसमें हर एक कैटलॉग में करीब हज़ारों उसमें सैम्पल्स रहेंगे। तो आप कंफ्यूज होके यू विल गेट इरिटेटेड एंड यू विल जस्ट से कि नहीं करना है, मुझे देखा है मैंने। तो दैट्स वाई यू रिक्वायर द प्रोफेशनल। आपको उसी चीज़ के लिए कि कौन सी चीज़, अब इतने सारी जो चीज़ें हैं, इतनी सारी जो कैटलॉग्स हैं, उसमें कौन सी चीज़ आपको आपकी साइट में बेस्ट लगेगी, उसके लिए आपको अपने प्रोफेशनल को अपने साथ में ले जाना है और उनको जाना पड़ेगा, बिकॉज ही इज़ टेकिंग द अमाउंट फॉर दैट, वही उनका काम है। कारपेंटर और कॉन्ट्रैक्टर जो भी है वो लोग साइट में काम करते हैं, बट हम जो हैं यही हमारा काम है कि हम आपको सही से गाइड करें, सही से मटेरियल सिलेक्ट करवाएं। समझ लीजिए आप फ्लोरिंग के लिए गए हैं, आपको सतवारियो फ्लोरिंग आपको दी गई है नीचे, मतलब जो वाइट में जो ग्रे या ब्लैक वेंस होते हैं, अब
उसी में आपको समझ लीजिए कम से कम 25 टाइप के टाइल्स और या तो मार्बल आपको दिखाए जाएंगे। तो उसमें बेस्ट क्या रहेगा, आपने ऑनिक्स सिलेक्ट करना है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो सार यही है इस चीज़ का, यू डेफिनेटली टेक योर प्रोफेशनल विथ योर सेल्फ, जिससे आप इरिटेट ना हो जाएं, आप कंफ्यूज ना हो जाएं, आपको सही से गाइडेंस मिले। बहुत बार क्या होता है कि क्लाइंट्स वेंडर्स के सामने अपना रेंज नहीं ठीक से बयां कर पाते हैं, मतलब ठीक से बता नहीं पाते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली अलग अलग चीज़ें हैं। बट प्रोफेशनल जो आपको जो इंटीरियर प्रोफेशनल है, ही वुड बी नोइंग योर बजट बिकॉज ही हैज़ मेड द एस्टिमेट। वो उसने आपके लिए अपना आपको एस्टिमेट डेफिनेटली दिया होगा, तो ही इज़ नोइंग द रेंज, तो वो खुल के उनसे बात कर सकते हैं। ही विल बी नोइंग ऑल द इन एंड आउट्स, तो डिस्काउंटिंग वगैरह में भी ही कैन हेल्प यू आउट डेफिनेटली। और अगर आपका कोई रिलेटिव वगैरह है या कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो कहीं ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कि नहीं आप अब दूसरी जगह से नहीं ले लेते हैं। मुझे अपना मालूम है, मुझे दूसरों का नहीं मालूम है। अदरवाइज़ हम क्लाइंट्स को फुल लिबर्टी देते हैं कि आपको कहीं से भी परचेज़ करना है, यू कैन परचेज़ योर मटेरियल जैसे भी आपको करना है। तो मटेरियल सिलेक्शन के बाद जो भी पेमेंट्स वगैरह हैं वो आपको डील करने के बाद देन द मटेरियल गेट्स डम्प्ड। आपका जो जो साइट में जो सुपरवाइज़र है, ही विल बी चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग कि कहीं कोई मटेरियल फटा हुआ तो नहीं है, क्रैक्ड तो नहीं है। अगर है तो फिर वो रिटर्न होगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सो वंस ईच दीज थिंग्स हैव बीन डन, उसके बाद फिर आपका जो सरफेस फिनिशिंग जो होती हैं, लैमिनेट्स लग रहे हैं, वीनियर लग रहे हैं, पॉलिश हो रही है, फिर मेटल स्ट्रिपिंग लग रही है, पैनलिंग हो रही है, जो भी वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ में अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है तो अराउंड 6 to 7 months या 8 months इवन आपके जाएंगे। उसी बीच में आपका जब साइड में जब काम हो रहा है तो यू कैन टेक योर प्रोफेशनल फॉर द आर्टिफैक्ट सिलेक्शन, कि अब जो स्ट्रक्चरिंग मेरी चल रही है अब इसको और ब्यूटीफाई करने के लिए, समझ लीजिए चेरी ऑन द केक के लिए, आपको और क्या सही देना पड़ेगा। समझ लीजिए अपहोल्स्ट्रीज हो गई, कारपेट्स हो गए, मैट्रेस हो गया, कुशन्स हो गए, फिर शो पीसेस वगैरह हो गए, या कोई तरह का आपको शैंडेलियर लगाना है, तो यू कैन टेक हिम और हर विथ योर सेल्फ फॉर द सिलेक्शन, फॉर द बेटर सिलेक्शन। ऑब्वियसली आप भी सिलेक्शन कर सकते हैं, बट ही विल गाइड यू और शी विल गाइड यू मच बेटर फॉर दैट। सो वन दीज पार्ट्स एडजेसेंटली आर बीइंग डन। साथ साथ जब ये काम चीज़ें होती रहती हैं, उसके बाद फिर हम लोग फर्नीचर जब आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर हम लोग पॉलिशिंग में जाते हैं। पॉलिशिंग अगर आपकी फ्लोरिंग में अगर आपकी मार्बल लगी हुई है तो मार्बल की पॉलिशिंग शुरू होती है। उसके साथ साथ फिर सरफेस, मतलब अगर आप वीनियर लगा रहे हैं तो उसमें मेलामाइन, पॉलीकोट या डोको या पीयू कुछ भी आप करा रहे हैं, तो उसके लिए ये सारी और भी अलग अलग चीज़ें हैं। अगेन ये आप बने रहिए मेरे साथ, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग ट्रांसपेरेंटली विथ यू। तो ये सब पॉलिशिंग मेरे का काम शुरू होता है। पॉलिशिंग या पेंट कभी भी पहले मत कराइएगा, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें बहुत नाजुक होती हैं। मतलब कोई भी तरह से अगर कोई स्क्रैच हो जाए, कोई सामान अगर आपका अंदर आ रहा है और आपने सरफेस फिनिशिंग करवा ली है, तो वो डेफिनेटली, क्योंकि लेबर्स वगैरह उतना ध्यान नहीं देते हैं, ये फैक्ट है। कहीं आपने पॉलीकोट करवाया हो तो वहाँ फट जाएगा, वो स्क्रैच लग जाएगा। तो जो भी सरफेस फिनिशिंग्स वगैरह हैं आप कभी भी पहले मत कराइएगा। ये सब चीज़ें स्ट्रक्चरिंग और जब पेस्टिंग वगैरह आपकी हो गई है उसके बाद ही आप करवाएं। तो मार्बल की पॉलिशिंग शुरू हो गई, उसके बाद फिर आपकी जो सरफेस फिनिशिंग है वो आपकी शुरू हो गई। वंस दीज पार्ट्स हैव बिन डन, उसके बाद जो मेन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू आस्क योर इंटीरियर प्रोफेशनल टू गेट दोज सरफेसेस, फिनिश्ड सरफेसेस गेट कवर्ड। कवर्ड कैसे करेंगे अब आप? कवर आप सन बोर्ड से कर सकते हैं, जो 3 या 4 mm की आती है, या तो आप निलोनियम बोल के एक चीज़ आती है, निलोनियम आप अगर मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, या तो पीवीसी, कोई मोटी पीवीसी रोल से आपको कवर करनी है। कवर इसलिए करनी है क्योंकि सरफेस फिनिशिंग के बाद फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लाइट कटिंग हो रही है, फिर फॉल सीलिंग की ग्राइंडिंग चल रही है, ग्राइंडिंग मतलब उसकी लेवलिंग चल रही है, उसको घिसा जा रहा है, वॉल्स की ग्राइंडिंग चल रही है। तो आप डेफिनेटली ढकवाएं जब भी कोई भी चीज़ आपकी फिनिश हो रही है। तो खबर कागज़ से मत ढकवाइएगा, वो नाम का होता है खाली। यू गेट द निलोनियम शीट और द तिरपाल अगर मिल जाए आपको, तो आप डेफिनेटली उससे भी कर सकते हैं। आपका बेसिक मूड होना चाहिए कि मुझे अपनी जो फिनिश सरफेस है उसे बचाना है किसी भी तरह का क्रैक, स्क्रैच, कुछ भी चीज़ों से, क्योंकि लोग भी बहुत बार आना जाना करेंगे साइट में। तो यू विल हैव टू गेट योर सरफेस कवर्ड
तो वंस द सरफेस इज कवर्ड देन यू कैन मूव ऑन टू द और पेंटिंग पार्ट। पेंट में आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है कि वो कितने कोट्स पेंट कर रहा है, पुट्टी के कितने कोट किए हैं, पुट्टी में कौन सी पुट्टी यूज़ की है, एक्रेलिक पुट्टी यूज़ की है कि पाउडर पुट्टी यूज़ की है। हम लोग जैसे यूज़ करते हैं, हम लोग पहले ग्राइंडिंग करते हैं सरफेस की। अगर कोई सरफेस लेवल नहीं है तो उसको पहले लेवलिंग करते हैं, उसके लिए हम लोग पाटा पैरिस यूज़ करते हैं। पाटा पैरिस एक टर्म है, अगेन वो अगेन आफ्टरवर्ड्स पाटा पैरिस यूज़ करते हैं, या तो फिर हम लोग उसमें पैनलिंग वगैरह यूज़ करते हैं जिससे एकदम स्ट्रेट वॉल रहे, कोई भी तरह का अनइवन सर्फेसेस ना हो, क्योंकि पहले आपको अनइवन सर्फेसेस नहीं दिखाई देंगे। वंस द लाइट्स गेट ऑन, आपकी जब लाइट्स जब ऑन हो जाएगी तब आपको वो अनइवन सर्फेसेस दिखाई देंगे। तो आप अपने प्रोफेशनल से कहिए, डेफिनेटली कहिए कि लाइट ऑन करके ही वो अपना जो भी पेंट की जो फिनिशिंग दे रहे हैं या पॉलीकोट की या कोई भी तरह की जो पॉलिश की जो फिनिश दे रहे हैं वो लाइट ऑन करके करें, जिससे बाद में हैंडओवर के बाद आपको कुछ गलत ना दिखाई दे। आप भी चेक करिएगा लाइट ऑन करके कोई भी पॉलिश की सरफेसेस। यही एक में इसका क्या बोलते हैं, रामबाण इलाज है इसको चेक करने का कि आपकी पॉलिश सही से हो रही है कि नहीं। तो पेंट में हम लोग पहले ग्राइंडिंग करते हैं, उसके बाद 3 कोट प्राइमर की होती है, फिर 3 कोट पुट्टी की होती है। मतलब हर कोट के बाद उसको लेवल किया जाता है। मतलब पुट्टी हुआ, प्राइमर हुआ, फिर लेवल किया, फिर पुट्टी, फिर प्राइमर, फिर लेवल, फिर पुट्टी, फिर प्राइमर, फिर लेवल, ऐसे 3 होता है। 3 ये जब आपके जब कोर्स चढ़ गए उसके बाद फिर पेंट का नंबर आता है। पेंट के लिए आपको अब अभी जो पेंट जो सिलेक्शन है ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, बिकॉज when you will start selecting the paints you will see millions of shades, लाखों शेड्स आपके हाथ में रहेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा शेड आप करें। तो अगेन द इंटीरियर प्रोफेशनल विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, इट विल बी डेफिनेटली देयर टू हेल्प यू आउट। आप ट्राई करिए कि आपने जो 3D में जो सिलेक्ट किया है उसी के साथ आप जाएं, क्योंकि आप जैसे ही पेंट का कलर चेंज करेंगे एवरीथिंग चेंजेस। ट्रस्ट मी, कभी भी 3D में आपको जो चेंज करवाना है 3D में करवाइए अपने हिसाब से। कभी भी क्या बोलते हैं, साइट में कोई भी कलर देख के मत करवाइएगा, एवरीथिंग विल गेट स्पॉइल्ड। अगर फिर भी वर्स्ट के सिनारियों में अगर आपको नहीं कलर पसंद आ रहा है देन कंसल्ट विथ योर प्रोफेशनल कि को क्या लग सकता है। अगर हो सके तो दोबारा 3D बनवाइए, हो सकता है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़े, बट इट्स द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट अगर आपको कलर पसंद नहीं आ रहे हैं। सो फर्स्ट मेक see yourself in the 3D part and ask the professional to provide you the 3D by changing the colors। कलर्स चेंज करवाने के बाद आप जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं उसके बाद ही आप वहाँ फिर उस कलर के शेड्स आप वहाँ सैम्पलिंग करवाइए। सैम्पलिंग इन द सेंस 50-50 ग्राम के डब्बे आते हैं पेंट के, पहले आपको 1 लीटर का लेने का ज़रूरत नहीं है। यू आस्क योर कॉन्ट्रैक्टर और योर वेंडर जिससे भी आप परचेज़ कर रहे हैं कि पहले मुझे सैम्पलिंग देखनी है, 1 फुट बाई 1 फुट की आप पहले हर दीवार पे सैम्पलिंग कराएं। 3-4 शेड का, समझ लीजिए ग्रे शेड है तो ग्रे के ही आपको कम से कम कुछ नहीं तो 100 शेड्स होंगे। तो इंटीरियर्स के साथ कंसल्ट करने के बाद 3-4 शेड सिलेक्ट करके आप पहले सैम्पलिंग कराएं दीवार पे, उसके बाद कोई एक कलर सिलेक्ट करें। कलर सिलेक्शन के बाद फिर 3 कोट आपका पेंट होगा, 3 कोट्स होंगे। लोग और भी कराते हैं। मेरे घर में जब घर बना था, मेरे फादर ने जब बनवाया था देन ही गॉट 16 कोट्स डन, और वो आज भी वैसे ही है, मुझे कभी पेंट नहीं कराना पड़ा। सो एज मेनी कोट्स इट विल बी बेटर फॉर यू, बट अभी जो स्टैंडर्ड जो कन्वेंशन है 3 कोट्स हैव बीन डन। तो 3 कोट पेंट, और कैसे करना है, 1 कोट हुआ अगेन लेवलिंग की गई, कहीं अगर कुछ अनइवन है तो उसको फिर से घस के या तोड़ के उसको पुट्टी से या प्राइमर से फिर से किया गया, फिर 1 कोट हुआ, फिर लेवलिंग की गई, लाइट से देखा गया कि कोई अनइवन सरफेसेस तो नहीं है। उसके बाद 3rd कोट हुआ, 3rd कोट में भी अगर कहीं कहीं लगे आप चेक करिएगा डेफिनेटली साइट में जाके। तब फिर 4th कोट होता है। 4th कोट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट क्योंकि 3 कोट में अगर सही आदमी है, स्किल्ड वर्कर है, तो 3 कोट्स में यू विल बी सेटिस्फाइड। सो वन द पेंट इज़ डन, सरफेस फिनिशिंग्स आर डन, तब हम लोग मूव ऑन करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि पेंट करने के पहले, मतलब आपने जब पुट्टी प्राइमर करा दिया उसके बाद आपकी लाइट फिटिंग शुरू हो जाती हैं। मतलब जैसे ही आपका पेंट 3 कोट पेंट और 3 कोट पुट्टी जब फिनिश हुआ उसके बाद फिर आपकी सारी जो पैनल लाइट्स हो गई, COB लाइट्स हो गई, LED स्ट्रिप्स नहीं, LED स्ट्रिप्स पेंट होने के बाद लगता है, जो ये सिंपल जो पैनल लाइट्स वगैरह हैं ये सब आपकी लगनी शुरू हो जाती हैं। ये सब लगने के बाद फिर आपका उसको कवर करके मास्किंग टेप से कि उसमें पेंट ना लगे,
उसके बाद फिर वो 3 कोट पेंट का आता है। वंस योर पेंट हैज़ बीन डन, फिर उसके बाद जो एलईडीज़ वगैरह होंगी, एलईडी इन द सेंस जो एलईडी स्ट्रिप्स वगैरह होती हैं, जैसे प्रोफाइल लाइट्स आपका लग रहा है, फॉल सीलिंग की ट्रे में आपकी जो एलईडी लाइट्स लगती हैं, या T5 लगता है, बहुत लोग T5 लगाते हैं, बट वी डोंट प्रेफर T5 लाइट्स। T5 लाइट हो गया बेसिकली इट्स अ ट्यूब लाइट, उसको हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं बिकॉज उसमें बीच में गैप आपका आ जाता है, मतलब लाइट्स के बीच में आपको काला धब्बा दिखाई देगा। दैट्स वाई वी प्रेफर द एलईडी स्ट्रिप लाइट्स। वो आसान भी होती हैं और सस्ती भी हमें लगती हैं, लाइक इट दे आर चीप, मतलब उसमें कभी भी, और ड्यूरेबल होती हैं, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कभी भी एलईडी स्ट्रिप पूरी ख़राब नहीं होती है, उसका जो एडेप्टर होता है वो ख़राब होता है। तो बाई चांस कभी भी वो बंद हो गया तो आप सिर्फ एडेप्टर अपना चेंज करवाइए, और डेफिनेटली इलेक्ट्रीशियन से पूछिएगा कि वो एडेप्टर कहाँ रख रहा है। तो आप, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो हर समय वो कोई भी जो पैनल लाइट्स हैं जगह निकाल के उसके अंदर एडेप्टर को घुसा दिया जाता है। तो वो आप डेफिनेटली याद कर लीजिए, या मार्किंग कर लीजिए, या फ़ोटो खींच क्लिक कर लीजिए। सो वंस द इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैव बीन डन, पेंट हैज़ बीन डन, देन उसके बाद सारी साइड से क्लीनिंग शुरू होती है। क्लीनिंग के साथ साथ अगर आप कहीं बाई चांस कोई हैंडल यूज़ करता है, मतलब नॉब्स, डोर हैंडल्स हो गए, हम लोग ज़्यादातर डोर हैंडल्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज वी आर बेसिकली लाइक फॉलोइंग द कंटेम्प्रेरी और द मॉडर्न और द मिनिमलिस्टिक और द, ये सारी थीम्स हैं, इसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मतलब हम लोग ये सिंपल चीज़ें, हम लोग क्लीन लुक रखते हैं, हम लोग ज़्यादा हैंडल्स वगैरह यूज़ नहीं करते। ऑब्वियसली डोर में हैंडल्स रहते हैं, बट और जो कैबिनेट्स वगैरह हैं, अगर आप हैंडल यूज़ कर रहे हैं तो ये सब कुछ पेंट वेंट पॉलिश होने के बाद आप हैंडल्स लगाइएगा। अगर पॉलीकोट बाई चांस हो रहा है तो पहले आपको ड्रिल्स करवा लेने पड़ेंगे। वहाँ एक डेमो नहीं, क्या बोलते हैं उसको मतलब आजकल क्या है कि लॉक के या हैंडल्स के साथ उसका पहले एक डेमो आता है प्लास्टिक का, तो वो पहले फिट कर देते हैं, तो उसके आसपास जो भी पॉलिश होनी है वो पॉलिश हो जाती है। उसके बाद फिर लास्ट में, एंड में आपके सारे जाके हैंडल्स वगैरह लगते हैं। सो वन दीज हैंडल्स हैव बिन डन, आपकी फिर क्लीनिंग आपकी शुरू होगी। क्लीनिंग इन द सेंस, क्लीनिंग कैसे होती है, बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। सिर्फ बस आसपास जो सामने जो धूल धक्कड़ दिख रही है वही आपकी लोग क्लीन करके चले जाते हैं। नहीं, ये गलत प्रोसेस है। क्लीनिंग का भी एक अलग प्रोसेस है। क्लीनिंग का प्रोसेस क्या है कि इनसाइड टू आउट, मतलब कि वार्डरोब या कोई भी जो फन के अंदर से, और हर एक चीज़, मतलब क्योंकि आप जब फेविकॉल से जब पेस्टिंग कर रहे हैं तो एडिसिव के भी उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब सूखे हुआ एडिसिव जो स्पिल किया है वो सब भी रहेगा। तो हर एक चीज़ आप क्लीनिंग करवाइए, उसको फिर कॉलिन या साबुन पानी या सर्फ के पानी से उसको साफ़ करवाइए अंदर से, फिर आप बाहर आइए। क्योंकि अंदर अगर धूल रह गई तो आपकी साइड कभी भी इसका साफ़ नहीं रहेगी, वो हर समय अंदर से धूल रोटेट होती रहती है, वो बाहर आती रहती है। सो क्लीनिंग का क्या है, क्लीनिंग आपको अंदर से फिर बाहर की तरफ करवानी है। वंस इनसाइड हैज़ बीन डन देन मूव ऑन टू द आउटसाइड। और क्लीनिंग में बहुत टाइम लगता है, बहुत लेबर लगता है, सो उसके लिए डेफिनेटली आप आगे बात कर लीजिएगा। वंस द क्लीनिंग हैज़ बीन डन देन फिर अगर किसी को फ़ोटो शूट वगैरह करनी है, ऑब्वियसली ये अब हैंडओवर का पार्ट आ गया, तो उसके बाद फिर हैंडओवर होता है, उसके साथ कोई भी फ़ोटो शूट्स वगैरह हो रही हैं। तो बेसिकली इस पूरे जो मैंने बस ऊपर ऊपर जो चीज़ें बताई हैं, ये खाली क्लाइंट्स के लिए हैं जो उनको इंटीरियर करना है। फिर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो ये सिर्फ आप जो साइट में जब विज़िट करेंगे तो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने इंटीरियर से या प्रोफेशनल से, जिससे उनको भी अच्छा लगेगा दैट यस आप भी अपना इनपुट दे रहे हैं। सो हैंड ओवर हो गया। इतना आसान नहीं होता है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉब। आपको बस एक सार मिल गया कि हाँ क्या क्या रहेगा। सो ये हमारा वीडियो था। सो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स थे हमारी। अब नेक्स्ट वीडियो, जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये अब नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स के लिए होंगी जो अभी अपना करियर या अपना कोर्स जो परस्यू कर रहे हैं, कि मेजरमेंट्स कैसे होती हैं, कैसे उसको ऑटोकैड में लेके आते हैं, कैसे हम लोग 3D मैक्स में लेके आते हैं, कैसे एनिमेशन वीडियो बनती है, कैसे वॉक थ्रू वीडियो बनती है, फिर कैसे हम लोग मार्किंग करवाते हैं, अलग अलग चीज़ें। साथ में बने रहिए, यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग। ये हमारा चैनल क्लाइंट्स के लिए भी होगा ट्रांसपेरेंटली, स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी होगा। सो लेट्स सी मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास जितना ज्ञान है मैं डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करूँगा। सो गुड नाइट,
टेक केयर, कोरोना के टाइम्स हैं, बियर योर मार्क्स, गुड नाइट।